नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में लुसेंट जी के कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये 10th लेक्चर है। ऑलरेडी जो भी वीडियो बना है उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपने वो सारे नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें कवर कराएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर हम टॉपिक की बात करें तो हमारा जो टॉपिक रहेगा अशोक के बारे में हम लोग पहले शुरू बात करेंगे कि तो चलिए देखते हैं अशोक। ठीक है, तो अशोक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि बिंदुसार का अधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि जो अशोक था वो कौन था। तो जो बिंदुसार थे, ठीक है, बिंदुसार उनका उत्तराधिकारी हुआ, यानी कि उनके बाद उनका जो राजगद्दी था उन पे कौन बैठा? अशोक बैठा। अशोक को अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। जो कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। तो सीधे सीधे याद रखिएगा कि मगध की राजगद्दी पर बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना 269 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अयंती का राज्यपाल था। तो जब वो राजगद्दी पे बैठा, ठीक है, उस समय वो क्या था, उसका मतलब क्या डिग्निटी था, वो चीज़ पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अयंती का राज्यपाल था। उस टाइम वो क्या था? अयंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें अभिलेख के बारे में कि मास्की हो गया या फिर गुर्जरा हो गया, तो इन अभिलेखों में अगर देखा जाए तो अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। ठीक है, अशोक का नाम अशोक ही वहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। तो जो भी पुराण है, ठीक है, पुराण, तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। तो जब उसका राज्याभिषेक हुआ, राजगद्दी पर बैठा, तो उसके 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में उसने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तुलसी पर अधिकार कर लिया। तो कब वो कलिंग पर आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की जो राजधानी थी तुलसी, उस पर अधिकार कर लिया, यानी कि अपना हुकूमत उससे जमाने लगा। अगला पॉइंट है कि प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, ठीक है, फिलाडेल्फस टॉलमी टू ने पाटलिपुत्र में डियनिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। ठीक है, जो कि कहाँ पे? तो जो पाटलिपुत्र में कहाँ पे भेजा था? अशोक के दरबार में। ऐसा किसके द्वारा कहा गया? तो प्लिनी के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है कि जो मिस्र का राजा कौन था? फिलाडेल्फस, जिसको टॉलमी टू के नाम से जाना जाता है, तो उसने क्या किया था? एक डियनिसियस नामक राजदूत को भेजा था अशोक के दरबार में। अगला पॉइंट है कि उपगुप्त नामक, ठीक है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो ये भी पूछा जाता है कि अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। तो जब वो बौद्ध धर्म अपनाए थे तो कौन सा बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो याद रखिएगा कि उपगुप्त नामक, ठीक है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक का आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। ठीक है, तो अशोक ने क्या किया था? आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया और उन गुफाओं का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। गुफाओं का नाम क्या क्या है? तो एक हो गया कर्ज, दूसरा हो गया चौपर, तीसरा हो गया सुदामा और चौथा विश्व झोपड़ी था। तो ठीक है, ये क्या थे? ये गुफाएं थे कहाँ पे? बराबर की पहाड़ियों में बनाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, ताकि वहाँ पे जो भी आजीवक है वो वहाँ पे रह सके। अब नोट यहाँ पे दिया गया है, चलिए नोट देखते हैं कि नोट में क्या बताया गया है। तो नोट में बताया गया है कि अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। तो जो भी आजीवक थे उनको एक गुफा प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? तो अशोक के पौत्र, ठीक है, अशोक के पौत्र किस नाग, ठीक है, और वो गुफा कौन था? तो नागा अर्जुन गुफा था। अशोक की माता का नाम शुभदांगरी था। ठीक है, अशोक की अगर हम माता की नाम करें तो शुभदांगरी उनके माता का नाम था। क्या नाम था? शुभदांगरी।
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो अशोक ने क्या किया था, अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र कौन थे, महेंद्र थे। तो ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि अशोक के पुत्र का नाम क्या था, तो महेंद्र था, और उनकी पुत्री का नाम क्या था, संघमित्रा। दोनों को उन्होंने क्या किया था, श्रीलंका भेज दिया था। किस लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अगला पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में यह दिया गया कि जो शिलालेख है, ठीक है, शिलालेख, तो भारत में शिलालेख का जो प्रचलन था वो सबसे पहले किसने किया था, तो अशोक ने ही सबसे पहले किया था। अशोक के शिलालेख जो भी मतलब अशोक के शिलालेख थे, तो उसमें ब्राह्मणी, खरोशी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो अशोक का जो भी शिलालेख है, शिलालेख मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। तो शिला मतलब होता है पत्थर, ठीक है, और लेख मतलब होता है जो लिखा गया। तो पत्थरों पे आपने देखा होगा कभी, अगर गए होंगे हिस्टोरिक प्लेस पे, तो वहाँ पे पत्थर को खोद के उस पर कुछ कुछ चीज़ें लिखा जाता था, तो उसको ही शिलालेख बोला जाता था। तो जो भी अशोक के शिलालेख थे वो ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में प्रयोग हुआ था। अगला पॉइंट है कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जो भी लिपि का लेख मिला वो कहाँ कहाँ से मिला। तो ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, ठीक है, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो जो भी अशोक के अभिलेख हैं उनके को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 भाग, ठीक है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा। तो पहला यहाँ पे दिया गया है कि शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, और तीसरा है गुहा लेख, ठीक है। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, ये 3 भागों में बांटा गया है अभिलेखों को। तो अशोक के शिलालेख की अगर हम खोज की बात करें, तो 1750 ईस्वी में पाटेंद्री फैनथेलर ने किया था। तो अशोक का जो शिलालेख था उसका खोज कब किया गया था, 1750 ईस्वी में पाटेंद्री फैनथेलर ने किया था। इसकी संख्या 14 है, और टोटल इसकी संख्या कितनी है, 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई, ठीक है। तो सबसे पहले अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो नाम यहाँ से याद रखिएगा, जेम्स प्रिसेप ने। किसने, जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट क्या दिया गया है कि अशोक के जो भी प्रमुख शिलालेख था, ठीक है, वो और उसके वर्णित विषय है। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया पहला शिलालेख, ठीक है। अगर हम पहले शिलालेख की बात करें तो इसमें पशु बलि की निंदा की गई। तो अशोक का जो पहला शिलालेख है उसमें जो देखते होंगे कि पूजा पाठ में लोग पशु को बलि चढ़ाते हैं, ठीक है, पहले भी चढ़ता था। तो इस चीज़ का वहाँ पे निंदा की गई है, इस चीज़ को वहाँ पे क्या किया गया है, निंदा किया गया, यानी कि गलत बताया गया है। दूसरा अगर हम शिलालेख की बात करें तो इसमें, ठीक है, दूसरा शिलालेख में क्या बताया गया कि इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तो जो दूसरा शिलालेख मिला अशोक का, उसमें ये बताया गया कि जो मनुष्य के साथ साथ पशु, जैसे कि आज के डेट में आप देखते होंगे कि जो भी जानवर है उसके भी डॉक्टर है, ठीक है, वेटरन उसको बोलते हैं। तो मनुष्य के साथ साथ पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है कि अब आज के डेट में सब ज़्यादातर आपको मिल जाएगा। जैसे लोग अगर जो भी पालतू जानवर रखते हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया, गाय भैंस, अगर वो लोग बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए भी अलग से डॉक्टर आता है। तो ये चीज़ अशोक के टाइम में भी उल्लेख किया गया है कि ऐसा व्यवस्था था। तीसरा इस शिलालेख की अगर बात करें तो इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, ठीक है। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। तो तीसरा शिलालेख में जो भी राजकीय अधिकारी हैं उनको ये आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। दौरे पे देखिए क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि जो भी अधिकारी हैं अगर वो बाहर निकलते हैं राज्य राज्य से और घूम मतलब राज्य में या फिर दूसरे आसपास में, तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे लोग संतुष्ट हैं राजा से, कहाँ पे लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो इस वर्ष इसलिए ऐसा नियम लगाया गया। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। तो तीसरा जो शिलालेख है इसमें कुछ धार्मिक नियम है उसका भी उल्लेख किया गया है। अब चलिए चौथा देखते हैं। चौथा अगर शिलालेख की बात करें तो इस अभिलेख में, ठीक है, भेरी घोष की जगह धम घोष का घोषणा की गई, ठीक है। तो जो ये चौथा शिलालेख है इसमें क्या किया गया कि जो भेरी घोष थी उसके जगह धम घोष की घोषणा की गई। पांचवें शिलालेख की अगर हम बात करें तो पांचवें शिलालेख में बताया गया है कि इस शिलालेख में
धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। तो जो भी धर्म महापात्र है उसकी नियुक्ति के विषय में जानकारी कहाँ मिलती है, तो हमें पांचवा शिलालेख में मिलती है। छठा शिलालेख की बात करें तो छठा शिलालेख में क्या बताया गया है कि इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्म नियंत्रण यानी कि जो आप अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आत्मा को नियंत्रित करने का शिक्षा कहाँ पे दिया गया, तो छठा शिलालेख में दिया गया। सातवां एवं आठवां शिलालेख की अगर हम बात करें, ठीक है, सातवां एवं आठवां शिलालेख की बात करें तो इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया। तो अशोक ने जो भी तीर्थ यात्रा किया उसका उल्लेख कहाँ पे किया गया, तो सातवां और आठवां शिलालेख में किया गया। नौवीं शिलालेख की बात करें, ठीक है, नौवीं शिलालेख, तो नौवीं शिलालेख में क्या बताया गया कि इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया। सच्ची भेंट मतलब क्या था कि किसी को कुछ भेंट करना, उसको देना, तो सच मतलब वो भी सच्चे दिल से देना, और सच्चा शिष्टाचार कि लोगों से किस तरह का व्यवहार करना है, किससे कैसे बात करनी है, इन सब चीज़ों का उल्लेख कहाँ पे किया गया, नौवां शिलालेख में। 10वां शिलालेख की बात करें तो इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। तो 10वां शिलालेख में अशोक का ये आदेश था कि जो भी राजा है या फिर उच्च अधिकारी हैं, जो राजा से नीचे आते हैं, मंत्री हो गए, सिपाही हो गए, ये सब, ये लोग क्या करें कि हमेशा प्रजा के हित में सोचे, कभी भी प्रजा के अगेंस्ट जाके नहीं सोचे, उनके हित में सोचे कि उनका भला कैसे हो सकता है। 11वां शिलालेख की बात करें तो इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, ठीक है। तो 11वां शिलालेख में किसकी व्याख्या की गई है, धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख की बात करें तो इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। तो 12वां शिलालेख में क्या बताया गया है कि जो स्त्री महापात्र है उसकी नियुक्ति और जितने भी प्रकार के विचार है उनके सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख की बात करें तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है, ठीक है। तो चाहे पड़ोसी राजा की बात कर ले या फिर देखिए अशोक का जो लाइफ में चेंजिंग आया वो किस टाइम आया, तो जब उन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया, कलिंग का युद्ध हुआ, उस टाइम उनका जो हृदय है एकदम से परिवर्तित हो गया। उनको लगा कि ये सब मतलब सब कुछ मोह माया है, बेकार में हम इतना खून बहा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, इससे कुछ होने जाने को नहीं है। तो उस टाइम उनका हृदय में अचानक से परिवर्तन आया। और तो इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया, 13वें जो 13वां शिलालेख है उसमें। 14वां शिलालेख की अगर बात करें तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। 14वां शिलालेख में ये बताया गया कि जो अशोक थे, ठीक है, तो उन्होंने जनता को क्या बताया कि जो भी धार्मिक जीवन है उसको बिताइए, धार्मिक धार्मिक बनिए, ठीक है, धर्म को फॉलो कीजिए, इस तरह से उन्होंने बताया था। अब यहाँ पे दिया गया कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या तो वो कितनी है, 7 है, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। तो जो स्तंभ लिपि है उसको सिर्फ ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ कहाँ से मिला है, आइए इसको देखते हैं, ठीक है। तो 6 अलग अलग जगहों से प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं, नंबर 1 पे यहाँ पे दिया गया है प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। क्या दिया गया, प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। यह पहले कहाँ पे स्थित था, कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया, ठीक है। तो ये पहले कहाँ पे स्थित था, कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन ये जो स्तंभ लेख था उसको अकबर ने क्या किया, इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा अगर हम बात करें तो दिल्ली टोपरा, ठीक है, दिल्ली टोपरा, तो यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तो जो टोपरा मतलब ये जो स्तंभ था, ठीक है, इसके किसके द्वारा लाया गया, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया गया कि टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा अगर हम बात करें दिल्ली मेरठ, तो पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। तो जो ये दिल्ली मेरठ वाला जो स्तंभ लेख की बात करें तो वो पहले कहाँ था, मेरठ में स्थित था, लेकिन बाद में फिरोज शाह ने क्या किया, उसे दिल्ली लेके आया। नेक्स्ट है रामपुरवा, ठीक है। रामपुरवा की अगर हम बात करें तो रामपुरवा का जो स्तंभ लेख है वो चंपारण बिहार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बिहार के चंपारण में स्थित है। इसका खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने किया था। किसने किया था, 1872 ईस्वी में कार्लायल ने इसका खोज किया था, रामपुरवा स्तंभ लेख का। नेक्स्ट है लौड़िया अरेराज, ठीक है। लौड़िया अरेराज की अगर हम बात करें तो ये भी चंपारण बिहार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, चंपारण बिहार में स्थित है। लौड़िया नंदनगढ़ की बात करें तो ये भी चंपारण बिहार में स्थित है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। इस स्तंभ पर किसका चित्र बना हुआ है, तो मोर का चित्र बना हुआ है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि अशोक के कौन से स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है, तो याद रखिएगा लौड़िया नंदनगढ़ जो कि चंपारण बिहार में स्थित है उस पे मोर का चित्र बना हुआ है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर कौशाम्बी अभिलेख की बात करें, ठीक है, जो कौशाम्बी अभिलेख है, तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहा गया, ठीक है, रानी अभिलेख भी कौशाम्बी अभिलेख को कहा गया। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमीदेई है, ठीक है, तो सबसे छोटा अभिलेख की अगर हम बात करें अशोक द्वारा, तो वो कौन सा है? रूमीदेई है। इसी में लुम्बिनी लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व दर घटा देने की घोषणा की गई है। तो अशोक का सबसे छोटा लेख, अगर स्तंभ लेख की बात करें तो कौन है? रूमीदेई है। और ये जो स्तंभ लेख है, इसी में लुम्बिनी में जो धम्म यात्रा था हुआ, उसके दौरान अशोक के द्वारा मतलब जो भू राजस्व दर है उसको घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का अगर सातवां अभिलेख की बात करें तो वो सबसे लंबा है, ठीक है, तो अशोक का जो सातवां अभिलेख है, ठीक है, सातवां अभिलेख वो सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो जो प्रथम पृथक शिलालेख है उसमें यह घोषणा किया गया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। क्या बताया गया? कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एकूना, ठीक है, जिसको कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। तो अशोक का जो सार एकूना यानी कि कंदहार अभिलेख है वो कहाँ किस भाषाओं में प्राप्त हुआ था? ग्रीक और आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इसके चरित्र, ठीक है, इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। उपधा परीक्षण के बारे में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि उपधा परीक्षण क्या है। तो याद रखिएगा कि जो साम्राज्य था वहाँ पे मुख्यमंत्री और, ठीक है, पुरोहित की नियुक्ति के पहले उनके जो चरित्र थे, उनके जो कैरेक्टर थे, उनको काफी अच्छे से जांचा और परखा जाता था, और उसी जांच को उपधा परीक्षण कहा जाता था। तो उपधा परीक्षण आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिनमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। तो याद रखिएगा कि जो मंत्री परिषद हुआ करती थी सम्राट की सहायता के लिए, उसमें कितनी संख्या हुआ करती थी? तो 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूसी को कहा गया है, ठीक है, तो जो जासूस थे उनको चर कहा गया है। कहाँ पे? अर्थशास्त्र में। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य, ठीक है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता है। तो अशोक के समय में जो प्रांत थी उनकी संख्या कितनी थी? 5, और उनको क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे, ठीक है, तो जो प्रांतों के प्रशासक थे, ठीक है, जो प्रांतों के प्रशासक थे उन्हें कुमार या फिर आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया जो विषयपति के अधीन होते थे, ठीक है, तो जो भी प्रांत था उनका विभाजन कैसे किया गया? विषय में किया गया, जो विषयपति के अधीन होते थे। किसके अधीन होते थे? विषयपति के। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, ठीक है, क्या थी? ग्राम, जो कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। और ग्राम का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था? ग्रामीण कहलाता था। जैसे अभी भी ये अगर गांव ग्राम जो होता है तो गांव का जो मुखिया कौन होता है? तो मुखिया उसको बोलते हैं, ठीक है, ग्राम का जो मेन होता है हेड उसको मुखिया कहा जाता है। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासक संभालता था, ठीक है, तो जो अगर प्रशासक की बात करें तो उसमें सबसे छोटा जो था उसका नाम क्या, उसको क्या बोला जाता था? गोप बोला जाता था, ठीक है, उसको गोप बोला जाता था, जिसका जो कितना का गांव को संभालता था? 10 ग्रामों को का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, ठीक है, तो जो मेगास्थनीज था उन्होंने बताया, उन्होंने लिखा, क्या लिखा? कि जो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। किसका? तो नगर का प्रशासन, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। और वो कितने समितियों में विभाजित था? 6 में, और प्रत्येक में 5 सदस्य थे। तो टोटल कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है, तो 30 सदस्यों का एक मंडल क्या करता था? कि नगर के प्रशासन का को देखता था, ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए इसमें जो भी साइड में चीज़ें दी गई है इसको यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तो इधर तो हम लोग सब कुछ देख लिए हैं, इधर कुछ नहीं छूटा है। छूटा है यहाँ से, जिसको हम लोग देखते हैं मौर्य प्रांत और राजधानी, ठीक है, तो मौर्य प्रांत और राजधानी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से घेर दें। तो इसमें क्या दिया गया है? सबसे पहले कि उत्तरापथ की अगर हम बात करें तो ये मौर्य प्रांत है, जिसका राजधानी तक्षशिला था। कहाँ था? तक्षशिला था। अवंती राष्ट्र की अगर हम बात करें तो उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी। कलिंग की अगर हम बात करें तो तोलसी।
दक्षिणा पथ की बात करें तो सुवर्णागिरी, ठीक है। और प्राची यानी कि पूर्वी प्रांत की बात करें तो पाटलिपुत्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मौर्य प्रांत और उसकी राजधानी का नाम दिया गया है, तो इसे इंपॉर्टेंट जरूर समझ के इसे नोट डाउन ही कर लीजिए, ठीक है, और इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, ठीक है। तो जो अर्थशास्त्र है उसमें जो भी तीर्थ जिसका वर्णन किया गया है उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो मंत्री, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है मंत्री। मंत्री मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री, ठीक है। मंत्री मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है। पुरोहित यानी कि धर्म एवं दान विभाग का जो प्रधान था उसको पुरोहित कहा जाता था। और जो सैन्य विभाग का प्रधान था उसको युवराज का सेनापति कहा जाता था। और जो राजपुत्र था उसको युवराज कहा जा गया। द्वारी को राजकीय द्वार रक्षक कहा गया। अंतर्वेदिक यानी कि अंतपुर का अध्यक्ष, जो अंतपुर का अध्यक्ष था उसको अंतर्वेदी कहा गया। समाहर्ता की बात करें तो आय का जो संग्रह करता था, ठीक है, जो भी आय का संग्रह करता था यानी कि जो भी इनकम होता था उसको रखता था उसको समाहर्ता कहा गया। सन्निधाता किसे कहा गया? तो राजकीय घोष का जो अध्यक्ष था, ठीक है, जो राजकीय घोष का सॉरी राजकीय कोष का यानी कि जहाँ पे सब कुछ खजाना बोल सकते हैं, कोष मतलब क्या होता है? खजाना। तो उसका जो अध्यक्ष था उसको सन्निधाता कहा गया। प्रशासता की बात करें तो कारागार का अध्यक्ष, जो कारागार था जेल, उसका जो अध्यक्ष था जेलर, उसको जो बोलते हैं अभी के डेट में तो वो उसको प्रास्ता कहा गया। प्रदेशिस्ट की बात करें तो कमिश्नर को। नगर का जो कोतवाल था उसको पौर कहा गया। प्रमुख न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा गया। नगर रक्षा का अध्यक्ष जो था उसको नायक कहा गया। क्या कहा गया? नायक कहा गया, यानी कि जो नगर रक्षा का अध्यक्ष था। इसके अलावा दिया गया कि कर्मांतिक, ठीक है। तो उद्योगों एवं कारखानों का जो अध्यक्ष था उसको कर्मांतिक कहा गया। और अध्यक्ष को मंत्रिपरिषद, सेना का सामान एकत्र करने वाला दंडपाल, और दुर्ग रक्षक को दुर्गपाल, और सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक को अंतपाल कहा गया। तो यहाँ पे ये सारे टर्म था, इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा और है जिसको हम लोग अभी कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सेशन को हम समाप्त कर देंगे, या फिर इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आगे के सेशन में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।